जी, सबको आवाज़ आ रही है? यस सर। आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आपने अपने कॉलेज रोल नंबर से लॉगिन होना है। वो इसलिए मैंने आपको कहा था कि अटेंडेंस भी साथ-साथ हो जाएगी। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज रोल नंबर से लॉगिन नहीं हो रहे हैं। प्लीज़ आपने कॉलेज रोल नंबर से लॉगिन होना है ताकि आप लोगों की अटेंडेंस भी हो जाए। राइट जी, मैं क्वेश्चन पे आता हूँ दोबारा से। क्वेश्चन ये था कि आपको दो एंड पॉइंट्स गिवन है, एक लाइन सेगमेंट। आपने वो लाइन सेगमेंट जो है वो पॉइंट ए से स्टार्ट करना है बनाने और पॉइंट बी की तरफ जाना है और पॉइंट बी पे जाके रुक नहीं जाना। पॉइंट बी पे जाके आपने रुक नहीं जाना और इसको एक्सटेंड करना है, मतलब इसको आगे बढ़ा देना है किसकी तरफ, पॉइंट सी की तरफ। यहाँ तक आप पहुँच गए। ए से लेके सी तक ये जो गैप है ये 4 है, आपको गिवन है। तो ये टोटल गैप जो होगा या टोटल डिस्टेंस जो होगा ए और सी के दरमियान ये 4 है। ए और बी के दरमियान जो गैप है वो 1 है। तो ये वाला जो गैप है ए और बी के दरमियान 1 है। अगर ये टोटल डिस्टेंस या टोटल गैप 4 है, इतना गैप 1 है, तो ये रिमेनिंग गैप कितना होगा, ये 3 होगा। तो इस 1 को आपने K1 कह दिया, 3 को आपने K2 कह दिया। ये जो 2 होगा ये x1 के तौर पे यूज करना होगा, 3 जो है वो y1 होगा, ये x जो है ये x2 होगा और y जो है वो y2 होगा। क्योंकि अब पॉइंट B जो है वो A और C के मतलब इंटरनली ये पॉइंट B जो है A और C को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन रेशियो 1:3। तो पॉइंट B को आपने लेफ्ट साइड पे रखना है। जो भी पॉइंट जो सेगमेंट के मतलब इनसाइड होगा उसको आप लेफ्ट साइड पे रखोगे। तो फार्मूला होगा K1 x2 प्लस K2 x1। K1 के साथ हमेशा x2 आप लिखोगे, K2 के साथ x1 लिखोगे, डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। K1 y2 प्लस K2 y1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। K1 1 है, K1 की जगह आपने लिख दिया 1। x2 ये जो c का कोऑर्डिनेट है ना x, ये हमारे पास x2 है, तो x2 की जगह आ जाएगा x। K2 है 3, तो K2 की वैल्यू आपने पुट कर दी 3। x1 जो है वो 2 है, जो a का कोऑर्डिनेट है वो है x1, ये x1 की वैल्यू आ गई 2। डिवाइडेड बाय है K1 प्लस K2 मींस 1 प्लस 3 आ जाएगा। आगे नेक्स्ट है जी K1 की वैल्यू है 1, ये आ गया 1। y2 जो है वो है y2 की वैल्यू आपने पुट कर दी y। K2 की जगह 3, K2 की वैल्यू आपने 3 पुट कर दी और y1 जो है वो a का सेकंड कोऑर्डिनेट 3, इसकी वैल्यू पुट कर दी आपने 3। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस 3। इनको आप सिंप्लीफाई कर लें और b की जगह b की वैल्यू भी आप पुट कर लेंगे। b की वैल्यू है -20, ये आप देख सकते हैं b की वैल्यू -20। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। 1 को y से मल्टीप्लाई करने से y आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। अब ये दो पॉइंट्स हैं, दोनों को आपने कंपेयर कर लेना। कंपेयर करने का मतलब है x कोऑर्डिनेट को इक्वल रख लेंगे x कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो इसका x कोऑर्डिनेट है -2 और इसका x कोऑर्डिनेट x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4, तो आपने x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल रख लिया। y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल रखेंगे। y कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 0, तो ये आ गया 0 और इसका y कोऑर्डिनेट है y प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया y प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4। इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा -8 प्लस x, -8 इज इक्वल टू x प्लस 6, 0 इज इक्वल टू y प्लस 9। इस 6 को आप यहाँ पे शिफ्ट करो, ये +6 जब उस साइड पे जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो -8 -6 हो गया -14, x की वैल्यू आ गई -14। इस 9 को जब आप यहाँ पे लेके जाओगे तो ये आ जाएगा -9, तो y की वैल्यू आ जाएगी -9। तो पॉइंट C जिसके कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने थे, फाइंड कर लिए -14 एंड -9। ये इसका सोल्यूशन था। तो आप लोग अब मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है सर। सर एक मिनट पीछे करें सर। ओके, पीछे करते हैं। ले
सर हमें ये कैसे पता चलेगा ये K1 है और ये इधर X2 पुट करना है, जो X2 मैं X1? बताता हूँ, जो इस पॉइंट से पहले वाली होगी ना, ये वाला जो गैप होगा ना, वन सपोज यहाँ पे वन था, इसको आपने हमेशा K1 कहना है। और नेक्स्ट इस पॉइंट के बाद वाला जो गैप होगा, जैसे यहाँ पे 3 था, इसको आपने K2 कहना है। सर और आपने पिछले ये जो सवाल में तो ये जो पहले बात R1 और होगी, R2 पुट पहले किए। कंप्लीट सुन ले। ये जो पहला एंड पॉइंट है ना, पहला एंड पॉइंट है A, इसका ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये x1 होगा, ये y1 होगा। और जो लास्ट एंड पॉइंट है C, इसका जो पहला कोऑर्डिनेट है ये x2 होगा और ये y2 होगा। ये आप बोलिए। सर पिछले सवाल में आपने लिखा था R1 और R2, ठीक है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा इधर K और आपकी R अपनी है? मर्जी है। K2। अगर इसको आप R1 लिखना चाहते हो R1 भी लिख सकते हो, फार्मूले में आप K1 यूज कर लो या R1 यूज कर लो। पिछले क्वेश्चन में ठीक ठीक। R1 R2 गिवन था, देखे ना, क्वेश्चन में गिवन था, हमने अपनी तरफ से यूज नहीं किया था। इस क्वेश्चन में अगर आप K की जगह गिवन R1 होता तो रखना फिर चाहते हो वो भी ठीक है। वही लिखना पड़ेगा, अगर ना हो तो फिर अपनी मर्जी के साथ अपनी लिख मर्जी, सकते हाँ हैं। बिल्कुल, अपनी तरफ से आप K1 लिख ठीक है सकते सर, हो, K2 लिख सकते हो या R1 R2 लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है सर, क्लियर है सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। क्वेश्चन है, फॉर द ट्राइंगल whose vertices are A, B and C, find the length of the median from C to AB for the triangle whose vertices are, vertices कहते हैं ट्राइंगल के कॉर्नर्स को, वो तीनों vertices given है A, B and C. Find the length of the median from C to AB. पहले तो डायग्राम देखिए, मैंने एक ट्राइंगल बना ली आपके सामने, मैंने एक ट्राइंगल बना ली, इसके एक कॉर्नर को आपने A कह दिया, दूसरे कॉर्नर को B कह दिया, तीसरे कॉर्नर को C कह दिया। A के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, वो कोऑर्डिनेट भी साथ लिख दिया आपने, B के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, वो भी साथ लिख दिया आपने, C के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, वो भी साथ लिख दिया आपने। करना क्या हमने, क्वेश्चन C से आपने एक मीडियन ड्रॉ करना है ए बी पे। ये पॉइंट C से मैंने एक मीडियन ड्रॉ किया, मीडियन मींस जो कि A और B के मिड पे आके टच करेगा। पॉइंट C से आपने एक मीडियन ड्रॉ करना है, ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये मीडियन है, ये ए बी के मिड पे आके टच करेगा। हमें इस ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, मतलब ए और डी के दरमियान, मतलब सी और डी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें इस पॉइंट, इसको यहाँ पे आके टच करेगा ना ए बी को, उस पॉइंट को हमने डी का नाम दे दिया। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता वो क्या है। मीडियन का मतलब है मिड पॉइंट, ए और बी का मिड पॉइंट होगा डी। अगर ये हमने सपोज किया लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये डी जो है ये ए और बी का मिड पॉइंट है, तो हमने डी पे मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर लिया। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 की जगह आ जाएगा 0, x2 की जगह आ जाएगा 7, तो 0 प्लस 7 बाई 2, y1 की जगह आ जाएगा 1, y2 की जगह आ जाएगा 2, तो 1 प्लस 2 बाई 2। इसको आप सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएगा 7 बाई 2 और ये आ जाएगा 3 बाई 2। ये आ गया डी के कोऑर्डिनेट्स। तो ये कोऑर्डिनेट्स आपने डायग्राम में भी डी के साथ लिख दिए, जैसे ये देखिए 7 बाई 2 एंड 3 बाई 2। हमें चाहिए था सी और डी की लेंथ, या सी और डी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। तो इस पे डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं, सी डी एब्सोल्यूट मॉड, फार्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब x2 की जगह आपने यूज कर देना है 7 बाई 2 और y2 की x1 की जगह यूज करना है 3। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 7 बाई 2 माइनस 3 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह आ जाएगा 3 बाई 2 और y1 की जगह आ जाएगा 8, 3 बाई 2 माइनस 8 होल स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट का आपने एलसीएम लेना, जब आप एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड ब्रैकेट में भी आपने एलसीएम लेना है, ये 2 जो है वो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 आ जाएगा। 7 माइनस 6 होता है 1, 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, 3 माइनस 16 होता है माइनस 13, माइनस 13 बाई 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। 1 बाई 2 स्क्वायर होता है 1 बाई 4, माइनस का स्क्वायर आपको सबको पता है पॉजिटिव हो जाता है,
13 स्क्वायर 169/4, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 170/4 आ जाएगा। 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा या 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। तो ये सी और डी जिसकी लेंथ आपने फाइंड करनी थी वो आपने फाइंड करी थी, ये सी और डी की लेंथ आ जाएगी। जी क्या ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर है? यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर। ओके क्लियर है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। क्वेश्चन है इफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट इज 6 3 एंड वन एंड पॉइंट इज 8 -4, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड पॉइंट्स? दोबारा स्टेटमेंट पढ़ो। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट इज 6 3 and one end point is 8 -4, what are the coordinates of the other end point? आपको एक मिड पॉइंट गिवन है 6 3 और एक एंड पॉइंट गिवन है, आपने दूसरा एंड पॉइंट फाइंड करना है। जैसे मैंने एक डायग्राम बना दी, इस एक सेगमेंट का एक एंड पॉइंट है ए और दूसरा एंड पॉइंट आपने रखा सी, और मैंने इसके मिड पॉइंट को कह दिया पॉइंट बी। अब क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 6 -3, तो मिड पॉइंट है बी तो उसके कोऑर्डिनेट आपने लिख दिए 6 और 3। एक एंड पॉइंट ये कोई भी आप रख सकते हो, ए को भी रख सकते हो सी को भी रख सकते हो, तो मैंने एक कोऑर्डिनेट जो है वो 8 -4 रख दिया। आपने सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता तो हमने सपोज करिए सी के कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई, इसका मतलब है आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर आप डायग्राम को गौर से देखें तो पॉइंट बी जो है वो ए और सी का मिड पॉइंट है। लेट सी एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, ये जो पॉइंट सी था ये तो रिक्वायर्ड पॉइंट है, मतलब ये आपने फाइंड करना है। पॉइंट बी जो है वो ए और सी के मिड में है, एज बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो पॉइंट बी पे आपने मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर लेना है। b is equals to x1 plus x2 divided by 2। अब x1 की जगह आपने 8 यूज करना है, x2 की जगह आपने x यूज करना है, तो फार्मूला मैंने वैल्यूज पुट कर दी 8 plus x divided by 2। y1 की जगह 4 यूज करना है, y2 की जगह y यूज करना है, तो सॉरी -4 plus y divided by 2। अब ये जो पॉइंट b है इसकी जगह भी मैं वैल्यू पुट करने लगूं जो कि है 6 और 3। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आपने वैल्यू पुट कर ली 6 और 3, राइट साइड आपने एज इट इज लिखी। अब ये दोनों पॉइंट्स हैं बेसिकली, अगर ये दोनों पॉइंट्स हैं तो आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर करने का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट को आपने एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल रखना है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 6 और इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो आपने इन दोनों को इक्वल रखना है। ये देखिए 6 को आपने इक्वल रखा 8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 के। इसका y कोऑर्डिनेट है 3 और इसका y कोऑर्डिनेट है -4 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। इनको इक्वल रख के आपने सॉल्व करना है। इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 के साथ, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स और ये आ जाएगा 6 इज इक्वल्स टू -4 प्लस वाई। ये 8 जब इस साइड पे आएगा तो 12 माइनस 8 इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। ये -4 जब इस साइड पे आ जाएगा तो 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू वाई आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 10। तो पॉइंट C जिसके कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने थे x एंड y वो फाइंड कर लिए, C इज इक्वल्स टू 4 एंड 10। ये था रिक्वायर्ड पॉइंट आपने जो फाइंड करना था। जी क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस सर क्लियर है, क्लियर है सर। ओके ठीक है, अगले आर्टिकल पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, गौर से समझना है। स्लोप, जिसका दूसरा नाम होता है ग्रेडियंट, स्लोप को हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा जब किसी इंक्लाइंड प्लेन पे आप मूव करते हैं, इंक्लाइंड प्लेन का मतलब है किसी तिरछी सतह पे आप चलते हो, जैसे आपने स्लाइड ली होगी, स्लाइड, ये स्लाइड है, जब इसके ऊपर आप ट्रैवल करते हो, मूव करते हो, तो एट ए टाइम आप दो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होते हो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रैवल मूव कर रहे होते हो और वर्टिकल डिस्टेंस भी, मींस एक्स एक्सिस के अलोंग भी आप मूव कर रहे होते हो और वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहे होते हो। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे होते हो, इसको हम कहते हैं रन, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है या जिसको वाई एक्सिस के अलोंग हम कहते हैं ट्रैवल करना, इसको हम कहते हैं राइज।
या स्लाइड के अलावा आप घर की स्टेयर्स या कॉलेज की स्टेयर्स भी हैं, आप स्टेयर्स पे मूव करते हो, सीढ़ियाँ चढ़ते हो, तो वो भी दो काम आप उसमें कर रहे होते हो। आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहे होते हो एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहे होते हो। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लेंथ कहते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस को राइज कहते हैं। अगर मैं इन लाइंस को मिला दूं, अभी तो मैंने अलग-अलग लाइंस को रखा हुआ है, इनको मैं एक्सटेंड कर दूं, मिला दूं, तो आप देख सकते हो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगी। ये बनेगा एंगल थीटा, ये था राइज, ये था रन। ये आपने राइज को वाई सपोज कर लिया क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग होती है ये। रन को आपने एक्स सपोज कर लिया क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये ट्रेवल करते हैं। इस एंगल के ऑपोजिट, अब राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल की ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है और ये होता है बेसिकली 90 डिग्री। 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड को हम हमेशा हाइपोटेन्यूज कहते हैं और जो साइड रिमेनिंग साइड बचती है उसको हम बेस कहते हैं। तो इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो स्लोप जिसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे इस पूरी एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में, बेसिकली रेशियो होती है राइज टू रन। राइज टू रन जो रेशियो होती है उसको हम स्लोप कहते हैं। अब राइज को आपने रखा हुआ है y, रन को आपने रखा हुआ है x। y क्या था? परपेंडिकुलर, x है बेस। वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो परपेंडिकुलर और बेस को डील करता है? आप सबको पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाई है मैंने। ये होता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। m जब भी आएगा तो इसको आपने जहन में रखना है कि ये जो है स्लोप है। स्लोप को आप m से रिप्रेजेंट किया हुआ है। स्लोप फाइंड करने के टोटल 4 मेथड है। ये फर्स्ट मेथड मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई एंगल गिवन है तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, m इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, तो आपके पास स्लोप आ जाएगा। जी कोई क्वेश्चन किसी का? सॉरी क्या नो कह रहे सर। हैं? चलें आगे चलते हैं जी। ये तो एक मेथड था। अगर आपको एंगल गिवन है तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे स्लोप का, तो आपके पास स्लोप आ जाएगा m इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। एंगल की वैल्यू मतलब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो स्लोप आ जाएगा। अगर आपको एंगल गिवन नहीं है, 2 पॉइंट्स गिवन है, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, a पॉइंट गिवन हो, b पॉइंट गिवन हो, उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। a के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो इसमें स्लोप हम किस तरह फाइंड करेंगे? तो उसका फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये जो y वाली टर्म्स हैं इन दोनों को माइनस कर लें और x वाली टर्म्स जो हैं इनको माइनस कर लें। याद ये रखना है आपने कि y वाली टर्म्स ऊपर होंगी, x वाली टर्म्स डिनोमिनेटर में या नीचे होंगी। एक और बात का ख्याल, या इस तरह लिख लो या इस तरह लिख लो, y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर न्यूमरेटर में आपने y2 पहले लिखा है तो डिनोमिनेटर में आपने x2 पहले लिखना है। सिमिलरली अगर आप न्यूमरेटर में y1 पहले लिखना चाहते हो तो डिनोमिनेटर में भी x1 पहले लिखोगे। इन दोनों में से कोई एक फार्मूला आपने यूज करना है। y वाली टर्म्स ऊपर, x वाली टर्म्स नीचे। और अगर y2 आपने पहले लिखा है तो डिनोमिनेटर में x2 पहले लिखेंगे और न्यूमरेटर में अगर आपने y1 पहले लिखा है तो डिनोमिनेटर में आप x1 पहले लिखोगे। ये दो स्लोप्स फाइंड करने के तरीके हैं। अब दो फार्मूले हैं। अगर आपको एंगल गिवन है तो m इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा यूज करेंगे। अगर आपको एंगल गिवन नहीं है, 2 पॉइंट्स गिवन है, तो इनमें से कोई एक फार्मूला आप यूज कर लोगे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के दरमियान अगर आपने एंगल फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे? सपोज ये देखिए दोनों लाइंस, एक ये लाइन है L1, ये दूसरी लाइन है L2। इस लाइन L1 का स्लोप फाइंड कर लिया आपने M1, सपोज इसको हमने M1 से रिप्रेजेंट किया, और इस लाइन L2 का स्लोप जो था वो M2 आपने लिख लिया। इन दोनों के दरमियान एंगल आपने फाइंड करना है। एंगल आपको ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया हुआ है कि एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज हम मेजर करते हैं। जनरली एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो एक लाइन से ये एंगल बनना स्टार्ट होगा और दूसरी लाइन पे ये खत्म होगा। आप देख सकते हो डायग्राम में, मैंने इस लाइन L1 से एंगल स्टार्ट किया और एरो टच कर, एरो में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और लाइन L2 को ये एरो टच कर रहा है। समझना ये है, या आपको बताने का मकसद ये था कि ये एंगल या ये एरो जिस लाइन को टच करेगा उसका स्लोप आपने फार्मूले में पहले लिखना होगा। अब एरो टच कर रहा है लाइन L2 को,
लाइन L2 का स्लोप है M2, तो ये स्लोप जो है इस फार्मूले में पहले आएगा, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 M1 M2। M2 स्लोप है L2 का, ये एरो टच कर रहा है लाइन L2 को, जिस लाइन को ये एरो टच करेगा उस लाइन का स्लोप फार्मूले में पहले लिखेंगे हम। दूसरी डायग्राम देख लें, अगर एरो टच करेगा M1 को, तो आप देख सकते हो एंगल बनना शुरू हो रहा है लाइन L2 से और खत्म हो रहा है L1 पे, मतलब एरो टच कर रहा है लाइन L1 को। अब आप फार्मूले में लाइन L1 का स्लोप जो है वो पहले लिखेंगे, M1 माइनस M2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। जी आप सब बताइए, क्या ये कुछ आर्टिकल्स जो मैंने पढ़ाए ये क्लियर हैं? यस सर क्लियर है। क्योंकि इससे रिलेटेड नो हम सर क्वेश्चन क्लियर स्टार्ट नहीं। करने लगे हैं। अपनी बुक पे स्टेटमेंट देखिए प्लीज आप सब। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हैविंग स्लोप -3 and 2। दोबारा स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। फाइंड द एंगल, इस क्वेश्चन में आपने एंगल फाइंड करना है बिटवीन टू लाइंस। ये एंगल डेफिनेटली दो लाइंस के दरमियान होगा। उन दोनों लाइंस का स्लोप आपको दे दिया गया है -3 and 2। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर डायग्राम्स में बताया, एंगल हमेशा दो लाइंस के दरमियान होगा, उन दोनों लाइंस के हमें स्लोप्स चाहिए होंगे। अब क्वेश्चन ये इनकम्प्लीट है या इसमें कोई एरर है, क्योंकि इसने ये नहीं बताया कि एंगल कहाँ से बनना स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। मतलब हमें ये नहीं पता कि एरो किस लाइन को टच कर रहा है, उसने सिर्फ ये कहा एंगल बताएं। और मैंने आपको ऊपर बताया है फार्मूले में कि एरो जिस लाइन को टच करेगा उसमें उसका स्लोप आप पहले लिखोगे। तो मैं इसको दोनों मेथड से या दोनों फार्मूले अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। ये स्लोप M1 हमने रखा -3, दूसरे स्लोप को आपने रख दिया 2, क्योंकि उसने सिर्फ कहा जी ये स्लोप्स के बना दोनों लाइंस के। अब हमें ये नहीं पता कि कौन सी लाइन का स्लोप है और किस लाइन को एरो टच कर रहा है। तो पहले स्लोप को आपने M1 कह दिया, दूसरे स्लोप को M2 कह दिया। तो हम सबसे पहला फार्मूला यूज कर लेते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू M1 माइनस M2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। M1 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे -3, M2 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 2, और इसको सॉल्व कर लेंगे। -3 -2 होता है -5, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, 1 - 6 होता है -5, ये -5 कैंसिल हो जाएंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1, टेंजेंट जब दूसरी साइड पे जाएगा तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 होता है π/4, 45 डिग्री, जिसको आप लिखते हो π/4। ऑल्टरनेट मेथड, मतलब मैंने आपको स्टार्ट में कहा हो सकता है कि ये एरो टच कर रहा हो लाइन 2 को पहले, तो उसमें तो स्लोप M2 पहले लिखेंगे। तो हम ये फार्मूला भी यूज कर लेते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू M2 माइनस M1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 M1। अब M2 पहले है तो M2 की वैल्यू पुट कर दी आपने 2, नेगेटिव साइन एज इट इज। M1 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे -3, 1 + 2 × -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 3 होता है 5, 1 - 6 होता है -5, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। तो टेंजेंट जब राइट साइड पे आएगा, इस साइड पे आएगा, तो वो tan इनवर्स हो जाएगा। थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स -1। तो टेंजेंट किस वैल्यू पे -1 देता है? 135 डिग्री पे, और 135 को आप रेडियन में लिख सकते हो 3π/4। 3π/4 इज बेसिकली 135 डिग्री। तो ये दोनों मैंने मेथड आप लोगों को करके बता दिए। एग्जाम में आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो उस पहले तो डायरेक्शन आपको गिवन होगी कि एरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किसको एंड कर रहा है, तो वो तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है, ठीक है। और अगर नहीं आता, ऐसी कोई सिचुएशन होती है, तो इन दोनों में से कोई एक आपने यूज कर लेना, आपका ये क्वेश्चन क्लियर ठीक माना जाएगा। मैं अब आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए इस क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्लियर है सर, क्लियर है सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट है जी द स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली चैप्टर का नाम चल रहा है, कुछ रिजल्ट्स आपको मैं बताने लगा हूँ जी, ये रिजल्ट्स भी क्वेश्चन में यूज होंगे।
अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, इफ लाइंस आर पैरेलल, तो उन दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे। हमेशा याद रखें, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उन दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर दो लाइंस के स्लोप आपको इक्वल दे दिए गए हैं तो वो दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। दोबारा बता देता हूँ, दो लाइंस अगर पैरेलल हों तो उन दोनों के स्लोप्स इक्वल होते हैं, और अगर दो लाइंस के स्लोप्स इक्वल हों तो इसका मतलब होगा वो दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। सेकंड रिजल्ट है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगी। या अगर दो स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 आ रही है तो इसका मतलब है वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर, पैरेलल का सिंबल ये है, दो वर्टिकल लाइंस एक दूसरे के साथ इससे रिप्रेजेंट किया जाता है पैरेलल को, और परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगी। अगर स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 दे दी जाए आपको तो आपने समझ जाना कि वो दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी। इससे हम मजीद कुछ रिजल्ट्स फाइंड कर सकते हैं। m1 को आप लिख सकते हो -1/m2, या m2 को आप लिख सकते हो -1/m1। मतलब इसका ये है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों, उनमें से एक का स्लोप आपको पता हो, अगर m2 पता है तो आप m1 फाइंड कर सकते हो। वो कैसे? नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। सपोज अगर एक स्लोप है 3/2 और दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, इन दोनों परपेंडिकुलर लाइंस में से एक लाइन का स्लोप था 3/2, तो दूसरी लाइन का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब -2/3 हो जाएगा। क्या ये दोनों आर्टिकल, ये दो रिजल्ट्स आप सबको क्लियर है? सर ये सेकंड वाला परपेंडिकुलर वाला आप दोबारा समझा दोबारा दें। एक्सप्लेन कर देता हूँ, परपेंडिकुलर। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर का ये था कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 होगी। आपका मेन रिजल्ट ये वाला है, -1 की इक्वल होगी दोनों स्लोप्स की प्रोडक्ट। मतलब दोनों स्लोप्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, आंसर -1 की इक्वल आता है। इसका मतलब है वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। इसी रिजल्ट से हम मजीद रिजल्ट भी निकाल सकते हैं जो कि हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। इन दोनों लाइंस में से अगर एक का स्लोप आपको पता हो, ठीक है, मैंने आपको कहा अगर m2 का स्लोप आपको पता है, आप m1 का स्लोप फाइंड कर सकते हो। वो कैसे? m2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो। दूसरी साइड पे कैसे शिफ्ट होगा? m2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/m2। m1 इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ m2 आ जाएगा। ठीक, ये लिख सकते हैं। या अगर आपको m1 गिवन है तो आप m2 भी फाइंड कर सकते हो। m2 इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ -1/2। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव साइन, और रेसिप्रोकल का मतलब इसका उलट हो जाएगा। आप देख सकते हो m2 ये है और इसका उलट ये हो जाएगा 1/2। क्या अब क्लियर है ये सब बात सबको? यस सर, क्लियर है अब। चलें, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे वो देखिए। अब अगला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन which is perpendicular to the line joining P1 and P2। आपको स्लोप फाइंड करना है। किसका स्लोप फाइंड करना है? परपेंडिकुलर का। अब ये परपेंडिकुलर कहाँ होगा? ये दोनों पॉइंट्स मिलके एक लाइन बनाएंगे P1 P2। इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका स्लोप आपने फाइंड करना है। मैंने डायग्राम बना दिया है। ये देखिए P1 P2 एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं या लाइन बना रहे हैं दोनों मिलके। इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी इसका स्लोप आपको फाइंड करना, मतलब ये चीज आपने फाइंड करनी है, इसका स्लोप। तो ये जो परपेंडिकुलर का अभी मैंने रिजल्ट बताया था नेगेटिव रेसिप्रोकल वाला, ये रिजल्ट अभी यूज करेंगे हम इनमें से। सबसे पहले तो आपको P1 P2 का स्लोप फाइंड करना है, और स्लोप फाइंड करने के दो मेथड मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुका हूं। स्लोप फाइंड करने के दो मेथड है, मैं दोबारा बता भी देता हूं। ये एक, अगर आपको एंगल गिवन है तो ये वाला आपने फार्मूला यूज करना है, m = टेंजेंट थीटा। अगर आपको एंगल गिवन नहीं, दो पॉइंट्स गिवन है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, या y1 - y2 डिवाइडेड बाय x1 - x2। ये दो फार्मूले हमने यूज करने हैं इस क्वेश्चन में। तो हमें दो पॉइंट्स गिवन है, एक P1 और एक P2। इसको आप x1 कंसिडर कर लो, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो फार्मूला मैंने लिख दिया y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो y2 क्या था? 1, ये आ गया 1, माइनस का साइन, और y1 है जी 4, ये आ गया। डिनोमिनेटर में x2 -2 है, -2 आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज, और x1 की जगह आपने पुट कर दिया 2।
इनको सॉल्व कर लें, 1 माइनस 4 होता है -3, -2 होता है -4, माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा तो 3/4। ये स्लोप आपने फाइंड कर लिया जिसको आपने m1 कहा, किसका स्लोप P1 से P2 का। लेकिन हमें स्लोप फाइंड करना है जो चीज इसके परपेंडिकुलर है, मींस m2 उसको हमने कहा है। रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू P1 P2। आप देख सकते हो ये जो रिक्वायर्ड लाइन है ये P1 P2 के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन m2 जो था वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल -1/m1। मैंने आपको कहा था अगर m1 आपको पता है तो m2 आप फाइंड कर सकते हो इस रिलेशन से -1/m1। -1 एज इट इज रखा, m1 की जगह आ जाएगा 3/4। अब आपको पता है ये जो 4 है ये सबसे टॉप पे आ जाएगा, मतलब ये 1 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, -4/3। ये आपने स्लोप फाइंड कर लिया इस रिक्वायर्ड लाइन का जो कि परपेंडिकुलर था P1 P2 के। जी बताइए क्या ये क्वेश्चन अब क्लियर है सबको? क्लियर है सर, क्लियर है। सबको क्लियर है? यस सर। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। स्ट्रेट लाइन की कुछ टाइप्स हैं जी, मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली टाइप है, इसको हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। नाम से जाहिर है अगर आपको पॉइंट भी गिवन हो, स्लोप भी गिवन हो, तो आपने उसकी इक्वेशन क्या होगी, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे और स्लोप आपको गिवन हो m, तो ये इक्वेशन आप यूज करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये जो स्लोप m है ना, ये स्लोप आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और ये x1 और y1 के कोऑर्डिनेट ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। मतलब ये था कि आप जब भी अगर आपको कोई पॉइंट गिवन हो या स्लोप गिवन हो तो आपने ये वाली इक्वेशन यूज करनी होगी, और इस इक्वेशन का नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट और स्लोप गिवन हो तो आप ये इक्वेशन यूज करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन है 2 पॉइंट फॉर्म। नाम से जाहिर है कि इस इक्वेशन में आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, देखते हैं। लेट पॉइंट्स P1, P एंड Q आर गिवन पॉइंट्स। P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 is equals to x minus x1 divided by x2 minus x1। लेफ्ट हैंड साइड पे सारी y वाली टर्म्स होंगी, राइट हैंड साइड पे सारी x वाली टर्म्स होंगी। y में से y1 माइनस करना है डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1। एक बात का ख्याल रखें, y1 एक लाइन में होंगे, मतलब दोनों एक दूसरे के नीचे होंगे, और यहाँ पे x1 जो होगा ये दोनों एक दूसरे के नीचे होंगे सेकंड टर्म जो कि, तो जस्ट न्यूमरेटर में x आएगा, x माइनस x1, और डिनोमिनेटर में x2 माइनस x1 आएगा। ये इक्वेशन आपने कब यूज करनी होगी, जब आपको 2 पॉइंट्स क्वेश्चन में गिवन होंगे। व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन आप ये इक्वेशन अप्लाई करोगे। तीसरी बात है जी इंटरसेप्ट फॉर्म। Let x intercept and y intercept are given। तो इक्वेशन है x over a plus y over b is equals to 1। a को हम कहते हैं x इंटरसेप्ट, b को हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। अब ये जो वर्ड यूज हो रहा है इंटरसेप्ट, इसका क्या मतलब है ये मैं एक्सप्लेन करने लगा। आपने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ किया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये वो लाइन है। अगर ये लाइन जिस पॉइंट पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है या कट करती है, इस पॉइंट को हम कहते हैं x इंटरसेप्ट। और ये लाइन जिस पॉइंट पे y एक्सिस को कट करेगी, इस पॉइंट को हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। अगर दोनों इंटरसेप्ट आपको गिवन है तो आपने ये इक्वेशन यूज करनी होगी, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल्स टू 1। a जो है वो x इंटरसेप्ट x के नीचे होगा, b को हम कहते हैं y इंटरसेप्ट y के नीचे होगा। कब यूज करेंगे, जब आपको 2 इंटरसेप्ट गिवन होंगे तो आपने ये इक्वेशन यूज करनी होगी। फोर्थ है जी नॉर्मल फॉर्म। इसकी इक्वेशन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p, where p is the perpendicular distance from origin and alpha is the angle जिसको हम inclination भी कहते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। सपोज ये लाइन है, ये ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, सबको ये पता है।
ओरिजिन से ये जो डॉटेड लाइन जा रही है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस रिक्वायर्ड लाइन का, जिसको इक्वेशन ये होगी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। p जो है क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां से, ओरिजिन से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये आपको p कहते हैं। ये p आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अल्फा क्या चीज है, x एक्सिस से एंगल, इस लाइन का एंगल जो होता है, जिसका नाम, इस एंगल का नाम इंक्लिनेशन, इसको इंक्लिनेशन भी हम कहते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा एंगल। अगर आपको एंगल गिवन हो, अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन हो, तो आप ये वाली इक्वेशन यूज करोगे, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। वन बाय वन दोबारा एक दफा बता देता हूँ, कुछ टाइप्स हैं स्ट्रेट लाइन की जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। सबसे पहली है जी पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर आपको किसी क्वेश्चन में पॉइंट गिवन है, अगर आपको स्लोप गिवन है, तो आपने डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन यूज करनी होगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। m स्लोप होगा, x1 y1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, स्लोप भी गिवन होगा, पॉइंट भी गिवन होगा, आपने जैसी इक्वेशन यूज करनी होगी। अगर आपको दो पॉइंट्स दे दिए जाते हैं x, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 होंगे, तो आपने ये वाली इक्वेशन यूज करनी होगी, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये इक्वेशन यूज करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपको इंटरसेप्ट गिवन है, दो इंटरसेप्ट्स गिवन है, एक a और b, x इंटरसेप्ट को आप a कहोगे, y इंटरसेप्ट को आप b कहोगे, तो आपने ये वाली इक्वेशन यूज करनी होगी। इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल्स टू 1। इंटरसेप्ट मैंने आपको बता दिया, ये लाइन जो है जिस पॉइंट पे x एक्सिस को कट करेगी उसको x इंटरसेप्ट करते हैं, जिस पॉइंट पे y को कट करेगी उसको y इंटरसेप्ट करते हैं। नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। ये p जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और अल्फा जो है उसको हम इंक्लिनेशन कहते हैं। अब यहाँ तक आज का हम लेक्चर है, इसको हम वाइंड अप करते हैं क्योंकि अब आखिरी मिनट रह गया। यहाँ तक आपने ये सारे प्रैक्टिस कर लेने, कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, सुबह 10 बजे आप लोगों ने ज्वाइन कर लेनी होगी क्लास को। अगेन अपने जो कॉलेज रोल नंबर है उससे लॉगिन होना होगा। आज की क्लास से रिलेटेड कोई बात करना चाहें, कोई फीडबैक देना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। सेकंड्स बात सर ये जो लेक्चर है आपका, ये यूट्यूब उस पे व्हाट्सएप पे मैं आपको ये कल का लेक्चर जैसे कंप्लीट मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। सर ये व्हाट्सएप का नंबर अगर सेंड नहीं, व्हाट्सएप वो